कुछ बादल ऐसे होते हैं जो गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं, और कुछ बादल ऐसे होते हैं जो बरसते हैं लेकिन गरजते नहीं। बादलों को लेकर ज्योग्राफी में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इनके नाम को लेकर। नाम क्यों? जैसे बादलों का जब हम वर्गीकरण देखते हैं तो कपासी मेघ, स्तरीय कपासी, कपासी वर्षा, स्तरीय वर्षा, मतलब एक जैसे नाम हमें लगते हैं। और कपासी मेघ बिल्कुल वर्षा नहीं करता लेकिन कपासी वर्षा बहुत ज्यादा वर्षा करता है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि एक ही नाम जो वर्षा नहीं कर रहा है, बारिश नहीं कर रहा, और वही नाम बहुत ज्यादा बारिश कर रहा है, तो ऐसा कैसे है? तो कुल मिलाकर आज की क्लास में हम बादलों का वर्गीकरण देखने वाले हैं। कौन से बादल किस तरह के होते हैं और किन से बारिश होती है, किन से नहीं होती है, बारिश कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, पर्वतों के ढालों पर वर्षा कैसे होती है, राजस्थान में यदि सूखा है तो वो सूखा क्यों है, रेगिस्तान क्यों है, और यदि उत्तर भारत में है तो वहां पर सामान्य वर्षा क्यों होती है, चेरापूंजी मासिन राम में बहुत ज्यादा वर्षा क्यों होती है। इस तरह से वर्षा का वर्गीकरण समझने वाले हैं, बादलों का वर्गीकरण समझने वाले हैं। कुल मिलाकर आज हम बादल और वर्षा को समझने वाले हैं। अब देखो, इससे पहले की क्लास में हमने समझा था संघनन को, और संघनन के साथ साथ हमने आर्द्रता को समझा था। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, और संघनन मतलब कंडेंसेशन। ये दोनों चीजों को समझा था, और मैंने वहां पर आपको बताया था कि जब आप बादल और बारिश को समझेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये वाली क्लास होने वाली है, लास्ट वाली क्लास। आज की क्लास शायद 17वीं क्लास है ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की। फिर से बता देता हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम डिटेल में शुरू से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस तरीके से करते हुए आ रहे हैं। ब्रह्मांड से लेकर और अब तक की सारी क्लासेज हमने की हैं। यदि नहीं देखा है आपने तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में, वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी क्लासेज आपको सीक्वेंस में लगी हुई मिल जाएंगी। अच्छे से ज्योग्राफी को तैयार कर लीजिए, कुछ भी यहाँ पर नहीं छोड़ा है मैंने, आपको कहीं अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, है क्या समस्या, जैसे ये वाली क्लास है ये पूरी की पूरी डिपेंड करेगी पहली वाली क्लास पर, ठीक है? तो फिर भी मैं संक्षेप में जो पहली वाली क्लास का निचोड़ था उसको जहां जरूरत पड़ेगी उसको आपको समझाऊंगा, ठीक? लेकिन मैं यही चाहूंगा कि आप डिटेल में उन कॉन्सेप्ट्स को समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, और फिर से वही कि सारथी के साथ यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाइए। इस परिवार को आगे बढ़ाना है, ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, और बाकी लोगों को भी जोड़िएगा। यदि क्लासेज अच्छी लगती हैं तो उन्हें आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए। चलो देखो, बादल और वर्षा को देखते हैं। सभी ने अपनी जिंदगी में बादल और बारिश का दोनों का अनुभव किया होगा। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं होगा जिसने बादल और बारिश का अनुभव नहीं किया हो, ठीक है? सबके जीवन में बारिश आती है, कभी मूसलाधार बारिश आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, वो बात अलग है। अब देखो, ये ऐसी कंडीशंस बन क्यों रही है, बादलों का निर्माण कैसे हो रहा है? तो बादलों का निर्माण किससे हो रहा है? एक क्रिया है, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ होगा संघनन, ये वाले शब्द को ध्यान रखना है, ठीक है? दूसरा एक शब्द होगा रुद्धोष्म प्रक्रिया, ठीक? इन दोनों चीजों को थोड़ा सा फोकस करना है। लास्ट क्लास हमारी पूरी संगणन की ही क्लास थी, संगणन को ही और आर्द्रता को डिटेल में समझाया था। संक्षेप में इस क्लास के लिए फिर से बता देता हूँ, जो लोग भूल गए होंगे, जिन्होंने क्लास नहीं देखी होगी, या फिर जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं देखा होगा, वो थोड़ा सा इसको समझ पाएंगे। देखो, एक जो हमारी हवा है आसपास की, उस हवा में क्या होती है? नमी होती है। उसको बोलते हैं हम आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब सबको पता होगा, आर्द्रता का मतलब पता होगा। जो हमारी हवा है, यदि आपको वो हवा बिल्कुल सूखी भी लग रही है तो उसमें पानी के बूंदे नहीं, बहुत हल्के हल्के बिल्कुल सूक्ष्म कण होते हैं। जब हम बारिश वाले मौसम में होते हैं तो बारिश पड़ रही हो या नहीं पड़ रही हो, बारिश पड़ रही है तो वो बूंदे गिर रही हैं, ड्रॉपलेट्स, ठीक है? अगर बारिश नहीं पड़ रही है तो भी बहुत सूक्ष्म कण जल के उसमें विद्यमान होते हैं हवा में। और अगर हम जितना गर्म हवा की तरफ चलते जाएंगे उतना यहाँ पर जैसे अभी गर्मी के मौसम में आप देखेंगे, मई जून के महीने में देखेंगे तो वहां पर सूखी हवा चलेगी, लू चलेगी, तो वहां पर जो पानी के अंश हैं, पानी के कण हैं, वो बहुत कम मौजूद होते हैं। कुल मिलाकर हवा में पानी के अंश, पानी के सूक्ष्म कण मौजूद होते ही हैं, जिनको हम बोलते हैं आर्द्रता या नमी। जब ये बिल्कुल नहीं हो तो जीरो है, और जब ये हवा में नमी पूरी तरीके से हो, मतलब फुल हो, भरमार हो, तब है वो 100। इतना सा ध्यान समझिएगा। जब नहीं है तो इसका मतलब जीरो, 100 में से जीरो, ठीक है? अगर वो जितनी बढ़ती चली जाएगी, जैसे कि 10% ह्यूमिडिटी है, तो इसका मतलब जो हवा की जल धारण क्षमता है उसमें से 10% नमी है। 20% नमी होगी, 25%, 50%, 70% ह्यूमिडिटी होगी, तो इसका मतलब हम बारिश की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब हवा में नमी बहुत ज्यादा है। हवा में नमी जब पूरी हो जाती है तो इसका मतलब हो जाता है अब बारिश आई जाएगी, क्योंकि हवा की जल धारण क्षमता
मतलब पूरी हो चुकी है, अब उसमें इतना पानी भरा हुआ है जितनी उसकी क्षमता थी। मतलब ऐसे माने आप जैसे कि एक बाल्टी में उतना पानी भर गया हो जितनी उसकी क्षमता है ऊपर तक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 100% ह्यूमिडिटी, और यही चीज होती है वर्षा, मतलब यहीं पर आकर आती है वर्षा, ठीक है। तो इस चीज को समझ गया। अब दूसरी चीज क्या होती है, संघनन क्या होता है। दो शब्द फिर से बता रहा हूँ, एक आर्द्रता, दूसरा वर्षा, सॉरी संघनन। संघनन क्या है, कंडेंसेशन है। इस तरीके से समझे, तीन चीजें होंगी हमारी यहाँ पर, ये चीजें समझनी जरूरी है। क्या करें, देखो, एक होता है हमारा ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। ये हमने लास्ट क्लास में भी समझा था। जो हमारा पानी होता है, पानी तीनों कंडीशंस में होता है, तीनों चीजों में, तीनों अवस्थाओं में हमें मिलता है। जब बर्फ है तो वो ठोस के रूप में है, जब पानी है तो द्रव के रूप में, पानी की बूंदें हैं, और जब वाष्प है तो वो कैसा, गैस के रूप में है, ठीक है। अब जब ये वाष्प के कण है तो इसका मतलब गैस है, तो इसके कण दूर दूर हैं। जब ये कण बिल्कुल पास आने लगते हैं तो ये बन जाती है पानी की बूंद, ठीक है, लेकिन बिल्कुल सॉलिड तरीके से बिल्कुल चिपके हुए नहीं है। जब ये बिल्कुल चिपक जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, वहां पर स्पेस ही नहीं बन रहा है, ठीक। तो ये वाष्प, पानी और बर्फ। जब मैंने बात की आर्द्रता की, तो हवा में जो नमी है, वो नमी किस रूप में है, हवा किस रूप में है, गैस की फॉर्म में है। मतलब जिसके अणु दूर दूर हों, खुले हुए हों, उसको क्या बोलते हैं हम, गैसियस फॉर्म बोलते हैं। तो हवा में जो नमी है वो अभी कैसी फॉर्म में है, वाष्प की फॉर्म में है, यानी कि गैस की फॉर्म में है। अगर वो वाष्प से द्रव या फिर ठोस रूप में आ जाएगी, अगर वाष्प से द्रव बन जाए या फिर वाष्प से ठोस बन जाए, तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं संघनन। समझ गए होगे। तो संघनन क्या है कि पानी का गैसियस फॉर्म से लिक्विड या फिर सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाना, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम संघनन। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है, मैंने अभी बताया, जब गर्म हवा है तो उसमें वो गर्म, यहां पर फिर से एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको, ठंडा मतलब सिकुड़ा हुआ, और गर्म मतलब खुला हुआ। गर्म का मतलब है प्रसार होना, हवा का प्रसार होना, ठंडे का मतलब है हवा का सिकुड़ना। तो इसका मतलब क्या है, जब हवा गर्म होगी तो हवा के गर्म होने से क्या होगा, वो खुली खुली होगी, उसके अणु दूर दूर होंगे। और इसमें क्या होता है, जो पानी के कण हैं वो भी खुले खुले होंगे। जब ठंड की तरफ बढ़ते हैं हम, तो उस ठंड में क्या होता है, ठंड में ये अणु पास पास आ जाते हैं, ये कण पास पास आ जाते हैं। जब ये कण पास पास आ जाएंगे तो वो पानी की तरफ बढ़ेंगे, पानी की बूंद बन जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ओस। अगर सर्दियों में आपने देखा हो, सुबह को उठकर जब आप जाते हैं कहीं, अपने बाग में जाएं, खेतों पर जाएं, घास पे जाएं, फील्ड में जाएं, तो वहां पर ओस की बूंदें होती हैं, सभी को पता है। तो वो ओस आई कहाँ से, जो हवा थी दिन में, वो रात में क्या हुई, ठंडी हुई। रात में ठंडी होने के कारण उसके जो कण थे वो पास पास आ गए। जब वो पास पास आ गए तो जो कण दूर दूर थे वो पास पास आकर मिल गए, और जब ये मिल गए तो मिलने से क्या बना, पानी की बूंद बनी, और जो कहाँ पर हमें घास के ऊपर, पत्तों पर दिखाई देती है, हम उसको ओस बोलते हैं। अगर टेम्परेचर और कम हो जाए, बहुत टेम्परेचर, तापमान बिल्कुल कम हो जाए, ठंड बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कण और पास आ जाएंगे। जब कण और पास आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, पाले के रूप में, बर्फ के रूप में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को। अब ये मैंने बात की है धरातल की, यही जो प्रोसेस बताया है वो धरातल का बताया है। तो पृथ्वी पर जब इस गैसियस फॉर्म से गर्म से ठंडे के रूप में तब्दील हो रही है चीज, पानी, तो वो क्या, पानी की बूंद बनी, ओस के रूप में हमें जमीन पर दिखाई दी, या फिर हमें पाले के रूप में, बर्फ के रूप में जमीन पर दिखाई दी। हवा में है तो हम उसको कोहरा बोल रहे हैं, धुंध बोल रहे हैं, ठीक है। जब ये कोहरा धुंध जमीन से ऊपर उठने की कोशिश करता है, मतलब जो वायुमंडल में धरातल से ऊपर की यदि बात करेंगे, इसी प्रोसेस को, सेम प्रोसेस को हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो वहां पर क्या हो जाएंगे, वो इकट्ठा हो जाएंगे, जो बनाएंगे बादल। मतलब ये जो गैसियस फॉर्म है, वायुमंडल में जो हवा है वो क्या करेगी, इसके कण पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, और जब पास आते चले जाएंगे तो वो बादलों को फॉर्म कर देंगे, उस जगह पर बादलों का निर्माण कर देंगे, ठीक है। और वही यहां पर मैंने समझाया हुआ है। बादल क्या है, धरातल से काफी ऊंचाई पर, ऊंचाई पर ही ये प्रोसेस चल रहा है। धरातल से काफी ऊंचाई पर वायुमंडल में निहित जलवाष्प, जो वायुमंडल में जलवाष्प है, उसके संघनन के फलस्वरूप, संघनन को मैंने बता दिया, संघनन क्या होता है, वही जो खुला खुला जलवाष्प है वो जब इकट्ठी होने लग जाए,
जल में या तो लिक्विड में या फिर सॉलिड में तब्दील होने लग जाए तो वो संघनन की क्रिया है, ठीक है। तो वायुमंडल में जो जल वाष्प है वो वायुमंडल में निहित जल वाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जलकण, या तो पानी की बूंदें या फिर हिमकण, वो बर्फ वाली बूंदें, इनका यदि समूह बन जाए, जलकण का समूह बने, पानी के कणों का समूह बने, या फिर क्या, या फिर बर्फ के कणों का समूह बने, तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम, बादल बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बादल में क्या है, जलकण भी है और हिमकण भी है। मुख्यतः हवा की रुद्धोष्म प्रक्रिया के द्वारा इनका निर्माण होता है। कि इस क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, तो ध्यान रखना है, जो हवा की रुद्धोष्म प्रक्रिया है, यही हवा का जो प्रोसेस है गर्म से ठंडे होने की तरफ, ठंडे से गर्म होने की तरफ, तो वही जो गर्म से ठंडे होने वाला प्रोसेस है उसी को हम बोल रहे हैं रुद्धोष्म प्रक्रिया। और यहां पर तापमान क्या होता है, औसांक तक या नीचे आ जाता है। औसांक भी लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। औसांक का मतलब ऐसे समझे, वो पॉइंट जिससे जो पानी है, वो पॉइंट जिससे ये गैस में, हवा में जो वाष्प है, जल वाष्प है, वो वाला पॉइंट जिस पर ये या तो ओस बनेगा या बर्फ बन जाएगा, मतलब पानी बन जाएगा या फिर बर्फ बन जाएगा, उसको बोलते हैं ओसांक। उस बिंदु को, उस टाइम को, उस टाइम को जब ये इसमें तब्दील हो गया, बदल गया, तो वो टाइम है कौन सा, ओसांक। तो तापमान ओसांक तक पहुंच जाए, या तो पानी बन जाए, ओस बन जाए, या फिर उससे भी नीचे चला जाए तो क्या बन जाएगा, पाला, बर्फ बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया होगी। इसको एक दो पॉइंट और यहाँ पर जरूरी थे, ये मैंने डाल दिए हैं। इसकी बादलों की गति और दिशा का मापक क्या होता है, हमसे पूछा जाता है। तो बादलों की गति और दिशा का मापक होता है नेफोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, नेफोमीटर, बादलों की गति और दिशा का मापक। अब ये इस चीज को ध्यान करें कि बादल हमारे लिए क्यों जरूरी है। बादल हमारे लिए बारिश के लिए जरूरी है और पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए जरूरी है। दोनों चीजों को ध्यान रखना है। बादल बारिश के लिए तो जरूरी है ही है, लेकिन सारे बादल बारिश नहीं करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, ये उनका एक काम होता है। जो यहाँ पर शायद लिखना रह गया, लेकिन ध्यान रखना है, किसी भी समय पृथ्वी का आधा भाग बादलों से घिरा रहता है। यदि कहीं भी पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी के चारों तरफ कम आधे हिस्से पर तो बादल लगभग में होते हैं, लेकिन जो बारिश होती है वो लगभग 3% बादलों से ही बारिश होती है। मतलब वैसे तो 50% में बादल समाये हुए हैं पूरी पृथ्वी के चारों तरफ, लेकिन बारिश जो हो रही है बस 3-4% से बारिश हो रही है। इसका मतलब क्या है, बारिश जो होती है वो सारे बादलों से तो होती नहीं है, बहुत कम बादलों से बारिश हो रही है, ठीक है। तो बाकी बादल क्या कर रहे हैं, बाकी बादल कुछ काम करेंगे, क्या करेंगे, सूरज की सीधी किरणों को, यहां से जाने वाली परावर्तित किरणों को तालमेल बिठाते हैं। इसको हम तापमान वाले टॉपिक में समझेंगे डिटेल में। बस ऐसे समझे कि जो सूरज से किरणें आती हैं वो कैसे शॉर्ट वेव्स में आती हैं, यहाँ पृथ्वी से जाती हैं, लॉन्ग वेव्स में जाती हैं, मतलब कुल मिलाकर किरणें आती हैं और जाती हैं। जब सूर्य से किरणें आती हैं तो वो सूर्य विकिरण बोलते हैं हम उन्हें। जब पृथ्वी से जाती हैं तो वो पार्थिव विकिरण कहलाती हैं। तो उसको जो मेंटेन करने का काम होता है, टेम्परेचर मेंटेन करने का काम, वो इन्हीं बादलों का होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। बारिश क्या होती है, तो बादलों का जलवाष्प घनत्व बढ़ जाने से, मतलब बादलों के जलवाष्प, जो बादलों में जलवाष्प है उनका घनत्व बढ़ जाने से, हवा या पर्वत आदि के अवरोध होने के कारण बादलों से पानी या हिम का नीचे गिरना। वही जो बादल हैं जब वो भारी हो जाते हैं, उनका घनत्व बढ़ जाता है, उनमें पानी की क्षमता ज्यादा हो जाती है, या तो उस कारण से पानी नीचे गिरने लग जाए, अब बादल अपने वजन को नहीं झेल पा रहा, या फिर दूसरा प्रोसेस हो क्या, सामने बादल जा रहा है और वहां पर पर्वत आ जाए, तो यहाँ पर टकरा गया, तो उसके टकराने से भी बारिश होती है। अगर टकरा जाता है एक साथ तो वहां से क्या होगा, बादल का फटना, हम उसको कहेंगे बादल फटना। ये जब हम मानसून करेंगे भारत का, तब उस भारत वाली क्लास में हम समझेंगे। तो बादल का टकराना, या तो बादल टकराएगा बारिश करेगा, या बादल इस तरीके से आएगा ऊपर उठेगा और ऊपर उठते उठते बारिश करेगा, उसको अभी क्लास में समझने वाले हैं हम। तो ये होता है। इस बारिश को हम किस रूप में देखते हैं, वर्षण को हम जलवृष्टि यानी कि पानी वाली बारिश के रूप में देख सकते हैं, या फिर क्या हिमवृष्टि बर्फ वाले रूप में देख सकते हैं। जैसे कि हम अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन सब मध्य भारत में या उत्तर भारत में बात करें तो बारिश कैसी होती है, पानी के साथ बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, ओलावृष्टि उनको बोला जाता है, उपल वृष्टि। लेकिन हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हम नैनीताल की बात करें, मसूरी की बात करें, ठीक है, तो वहां पर पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, वहां पर होती है हिमवृष्टि, बर्फ की बारिश, है ना। बर्फ देखने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, मनाली जाते हैं, तो ये बर्फ की बारिश को बोलते हैं हम हिमवृष्टि।
फुहार पड़ती हैं, हल्की हल्की बौछार आती हैं, ये सब बादल और बारिश। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं क्या, बादलों का वर्गीकरण, कि बादल कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। बड़ा कन्फ्यूजन है ये, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो बादल क्या है, निचले स्तर से, पृथ्वी के पास से और बहुत दूर तक बादल बनेंगे। ठीक है, कहाँ पर बनते हैं बादल, ये पता होगा, क्षोभ मंडल में। जब हमने वायुमंडल की क्लास की थी उसमें डिटेल में समझाया था कि वायुमंडल की 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल। ठीक है, तो ये जो 5 परतें हैं उनमें से जो क्षोभ मंडल सबसे निचली वाली परत है उसमें हमें बादल देखने को मिलते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं उसी में देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो 8 से और 18 किलोमीटर तक की हाइट तक है। ठीक है, अब जब इतनी हाइट तक है तो वहीं पर बादल अपने आप में पर्याप्त हो जाते हैं, बादल वहीं पर रह जाते हैं। ठीक है, तो अब उसमें जो नीची हाइट वाले बादल हैं, उसके ऊपर हाइट वाले बादल हैं और उसके ऊपर हाइट वाले बादल हैं। तो हाइट के अकॉर्डिंग हमने बादलों को 3 तरीके से वर्गीकृत कर लिया। 3 तरीके से कौन से, पहले निचले बादल जो नीचे हाइट वाले हैं 2 किलोमीटर के आसपास, मीटर में बात करें 200 मीटर की ऊंचाई तक के जो बादल हैं हम उनको निचले बादल बोल रहे हैं। मध्य मेघ मतलब 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर, 2000 मीटर से 6000 मीटर तक हाइट वाले बादलों को हम मध्य मेघ बोल रहे हैं। और उच्च वेग 6000 मीटर से ऊपर की हाइट वाले बादलों को, 12000 मीटर तक की हाइट वाले बादलों को हम क्या बोल रहे हैं, उच्च मेघ बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कौन से बादल बारिश करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। अब उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, और इनकी शेप कैसी होती है उसको भी थोड़ा सा देख लेना है। देखो हमारे इसमें हो या इसमें हो, अब हम उसे क्या बोल रहे हैं इसको, हालांकि ये क्या है, एक संकर क्षेत्र है। संकर का मतलब होता है 2 चीजों का मिलन। ठीक है, तो ये संकर क्षेत्र है किसका, निचले मेघ का और उच्च मेघ का, ये बीच वाली स्थिति है। तो इसमें यही यही बादल जब थोड़े ऊपर उठ जाते हैं और इसमें पहुंच जाते हैं तो इसको हम मध्य मेघ बोल देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो उच्च मेघ या मध्य मेघ, उच्च या मध्य स्तरी, ये इसमें आ जाते हैं। बाकी स्तरी, कपासी, आपको ये ध्यान रखना है और इसको ध्यान रखना है, 2 चीजों को ध्यान रखना है। देखो याद रखने के लिए बता रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए बाद में कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, पक्षाभ। पक्षाभ जो होगा वो कहां पे होगा, उच्च मेघों में होगा। पक्षाभ कहां पे होगा, उच्च मेघों में। बाकी मध्य या उच्च जो भी आएगा वो कहां पे आएगा, मध्य मेघों में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। पक्षाभ कहां पे होगा, उच्च मेघों में। कपासी यहां भी है, स्तरीय यहां भी है, ये यहां है। कपासी यहां भी है, स्तरीय यहां भी है, कपासी यहां भी है और स्तरीय यहां भी है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको जो जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखना है। एक क्या, पक्षाभ। पक्षाभ कहां पर मिलेंगे, पक्षाभ मेघ जो ऊपर हाइट वाले होते हैं, ऐसे याद रखो, पक्षी, पक्षी हाइट पर पहुंच गया। ठीक है, तो उसी से बना हुआ है ये पक्षाभ। तो जो पक्षाभ मेघ हैं वो कहां पे, सबसे ऊंची हाइट वाले हैं, उसमें कपासी भी होंगे और स्तरीय भी होंगे। मध्य या उच्च, स्तरीय और कपासी मध्य में मिलेंगे हमें। इनकी उच्च क्यों बोल रहे हैं, इसकी वजह से इसको उच्च बोल रहे हैं, बाकी वैसे मूल नाम इसका मध्य है और मध्य स्तरीय है। ठीक है, बाकी निचले स्तर पर आपको कपासी, कपासी स्तरीय, वर्षा और ये कपासी मिलेंगे, सब मिलेंगे निचले स्तर पर। तो हम इसको ऐसा नहीं बोलते कि निचले स्तर के कपासी, निचले स्तर के स्तरीय। ठीक है, बस नीची हाइट वाले कपासी, स्तरीय, स्तरीय में वर्षा और ये। अब देखो सीधा सीधा पे पॉइंट पर आ जाता हूं, बारिश जिनसे होती है वो कौन से बादल होते हैं, बारिश जहां जिनसे नहीं होती है वो कौन से बादल होते हैं। बिल्कुल सीधा सीधा सा, कंफ्यूज नहीं होना। जो बहुत ज्यादा हाइट पे होंगे वो हाइट पे गए क्यों, पहले ये समझो, यहां इसको लिखे हुए को देख के मत रट लेना। हाइट पे गए क्यों, क्योंकि वो हल्के थे इसलिए हाइट पे गए। जो भारी थे वो निचले स्तर पर रहे, जो हल्के हुए वो ऊपर गए, जो और हल्के हो गए वो और ऊपर उड़ते चले गए। क्यों हुए हल्के, निचले थे उनमें पानी ज्यादा भरा हुआ है, निचले वालों में जब पानी है तो पानी का घनत्व ज्यादा हो गया तो वो भारी हो गए, तो नीचे रह गए। जितना पानी का स्तर उनमें कम होता चला जाए, मतलब पानी जितना उनमें घनत्व कम होता चला जाएगा पानी का, उतने ही क्या होते चले जाएंगे, वो हल्के। ऐसा मान लो रुई है, रुई को आपने, कॉटन को पानी भर दिया उसमें तो वो भारी हो जाएगी, नीचे रहेगी। जितना उसमें पानी कम होगा वो उतनी ही हल्की होती चली जाएगी। तो वैसे ही बादल है, पानी है तो वो नीचे रहेंगे, थोड़ा कम पानी है बीच में रहेंगे, और बिल्कुल नहीं के बराबर है तो वो कहाँ होंगे, ज्यादा ऊंचे हाइट पर होंगे, आसमान में। तो ध्यान रखना है, ये जो पक्षाभ मेघ होते हैं ये ज्यादा हाइट पर होते हैं और इनमें पानी जल ना के बराबर होता है। जब पानी होता ही नहीं है इनमें
तो बारिश करेंगे कहाँ पर? तो वर्षा ये नहीं करते। तो पक्षाब में ज्यादा हाइट वालों में कोई सा भी है, चाहे तो वो कपासी है, चाहे वो स्तरीय है, चाहे पक्षाब मेघ है, कोई भी है, तो वो बारिश नहीं करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं करता है। अब बारिश कौन से करेंगे? ये करेंगे। आपको ऐसे रटना नहीं है कि कौन से उच्च, या सीधी सी बात है, जो ज्यादा हाइट पर पहुंच गए वो उच्च हैं या मध्य हैं, नहीं पहुंचे तो वो निम्न स्तरीय हैं। ठीक है, तो कम हाइट वालों को देखते हैं। देखो कपासी मेघ, मैंने इस तरीके से लिखा है इसको कि बारिश नहीं करने वाले और बारिश बढ़ते रहने वाले। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से याद रख लेना है। जो कपासी मेघ होते हैं उनको हम कपासी बोल ही इसलिए रहे हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि वो कपास रुई की तरह होते हैं और उनमें पानी नहीं है। फिलहाल केवल कपासी हैं, तो इनमें केवल रुई रुई है, पानी नहीं है। और जब केवल रुई रुई है, पानी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होंगे? ये बारिश नहीं करेंगे और ये आसमान में ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, तो इनको हम मध्य कपासी या उच्च कपासी बोल देंगे। बाकी ये बारिश नहीं करेंगे। फूल गोभी के जैसे फूल गोभी होती है ना, वैसे ये गोल 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 हमें साफ आसमान में दिखाई देंगे, तो ये बारिश नहीं करने वाले होते हैं। सफेद टाइप के और पीले टाइप के बादल होते हैं, ये व्हाइट कलर के। साफ मौसम रहता है जब ये हमें दिखाई देते हैं। नीला आसमान देखोगे आप, नीले आसमान में व्हाइट व्हाइट कलर के जो बादल होते हैं, वही बादल कौन से होते हैं? कपासी मेघ होते हैं। ठीक है, तो बारिश नहीं कर रहे, चाहे तो यहाँ वाले स्तर पर या यहाँ वाले स्तर पर। यहाँ पे बारिश करेंगे ही नहीं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, फूल गोभी जैसे होते हैं, मौसम साफ होता है, इस बात को ध्यान रखना है। स्तरीय कपासी क्या होते हैं? बहुत हल्की हल्की बौछारें कर सकते हैं। ठीक है, स्तरीय कपासी का मतलब कपासी है लेकिन थोड़ा सा स्तर, मतलब थोड़ा सा ये बारिश हल्की बहुत कर सकते हैं, ना के बराबर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। स्तरीय मेघ, स्तरीय मेघ क्या होते हैं? ये होते हैं बारिश करने वाले, नाम है स्तरीय मेघ। तो हल्की बारिश होती है इनसे, चाहे तो यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है, हल्की बारिश होगी, इस बात को ध्यान रखना है। और जो कपासी वर्षा है, वर्षा स्तरीय है, जहां वर्षा लग गया। बस एक चीज याद रखो, अगर वर्षा लगा हुआ है तो वही बादल बारिश करेगा, नहीं तो नहीं कर रहा होगा, हल्की बहुत कर रहा होगा। नहीं तो जहां वर्षा लगा हुआ है वहां ज्यादा बारिश होगी। तो वर्षा स्तरीय मेघ का मतलब है जहां बादलों का स्तर पानी भरा हुआ है, उसको बोल रहे हैं हम वर्षा स्तरीय मेघ। और वर्षा का स्तर क्या? सामान्य बारिश। वर्षा स्तरीय कैसी बारिश करेंगे? सामान्य बारिश करेंगे, नॉर्मल बारिश करेंगे। और कपासी वर्षा में कैसी बारिश करेंगे? जो कपास की तरह दिखाई देंगे लेकिन उनमें पानी भरा हुआ ज्यादा होगा। इस रुई में यदि पानी भर जाएगा बहुत ज्यादा, तो हम उसको बोलेंगे कपासी वर्षा मेघ। ठीक है, और जब पानी बहुत ज्यादा भर जाएगा तो ये क्या करेगा? भारी बारिश करेगा। ठीक है, भारी बारिश के साथ साथ यहाँ ओले भी पड़ेंगे। ओले कब पड़ेंगे? जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, ऊपर ऊपर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा और जो पानी के अणु हैं वो ज्यादा क्लोज हो जाएंगे और बर्फ में तब्दील हो जाएंगे, ठोस में तब्दील हो जाएंगे। तो वो द्रव की अपेक्षा ठोस बन जाएंगे और ठोस जब नीचे गिरेगा, तो अगर ज्यादा हाइट से नहीं गिरा, थोड़ा नीचे से ही गिर रहा है, तो वो पूरी तरीके से घर्षण के कारण बूंद नहीं बन पा रहा पानी की, और वो क्या बन जाता है? ओला। तो यहाँ बिजली, तड़ी झंझा मतलब जो बिजली गिरती है वो बिजली, ओला भारी, मतलब ऐसा ध्यान रखें। ये वाले बादल वर्षा स्तरीय, देखो शुरू से बता रहा हूं, ये वाले बारिश करते ही नहीं है, पक्षाब मेघ जो ज्यादा हाइट वाले हैं, कोई से भी हों। मध्य स्तरीय वाले बारिश करते हैं, थोड़ी बहुत करेंगे या नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेगा कौन सा है। कपासी है तो नहीं करेगा कोई सा भी। ठीक है, स्तरीय है तो हल्की हल्की बारिश करेगा, स्तरीय हल्का हल्का बारिश करेगा। वर्षा स्तरीय है तो इसका मतलब वो सामान्य बारिश करेगा, नॉर्मल बारिश करेगा जो बारिश आती है। और कपासी वर्षा मेघ है तो ये कैसी बारिश करेगा? भारी बारिश करेगा, ओला लाएगा, बिजली गिराएगा, जो भी इससे संबंधित हमारी घटनाएं होती हैं मौसम से, वो सारी की सारी ये करेगा। और यहाँ ऊंचाई तक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो बादल होते हैं नॉर्मली ये निचले स्तर के बादल होते, मतलब निचले हाइट वाले बादल होते हैं, लेकिन ये ऊपर तक भी चले जाते हैं कभी कभी। तो ज्यादा हाइट से बारिश, जब ज्यादा ऊपर जाकर बारिश करेंगे तो वहां पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ ओला देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ओला देखने को हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि ये ज्यादा हाइट पर नहीं पहुंच रहा। हाइट का मतलब है ठंड। ठंड क्यों? तापमान कम होता चला जाता है क्षोभ मंडल में, ये वायुमंडल में मैंने समझाया था। 165 मीटर जितना ऊपर जाएंगे उतना ही हमें टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये
क्षोभ मंडल, समताप मंडल जब मैंने बताया था उनमें टेम्परेचर का वेरिएशन बताया था, उसको ध्यान से आप देख लेना। तो जब हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं या ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंड शुरू हो जाती है। तो जब ये ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहां पर ओला हमें देखने को मिलता है, भारी बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेघ। ठीक है, ध्यान से समझो। पक्षाम मेघ कोई बारिश नहीं करेंगे, ज्यादा हाइट वाले हैं। कपासी मेघ बारिश नहीं करेंगे। ठीक है, स्तरीय मेघ हल्की फुल्की बारिश बौछार जो लाएंगे वो ये ले आएंगे। ठीक है, उसके अलावा वर्षा मेघ, वर्षा मेघ कौन से, स्तरीय वर्षा मेघ बारिश करेंगे नॉर्मल। और कपासी वर्षा मेघ बहुत ज्यादा वाली, और ये कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं, ध्यान रखना है, काले कपासी वर्षा मेघ इनको बोलते हैं। और ज्यादा हाइट पे चले जाएंगे तो ये ओला वगैरह भी लाएंगे। ठीक, इसके अलावा आते हैं वर्षा के प्रकार। वर्षा कितने प्रकार की होती है उसे एक बार देख लेते हैं। तो वर्षा देखो नॉर्मली तीन तरह से हमें वर्षा देखने को मिलती है। बाकी मानसूनों में हम समझेंगे, भारत के मानसून में किस तरह से वर्षा होती है वो अलग पार्ट है, फिर से बता रहा हूँ। दक्षिण पश्चिम से आने वाले मानसून, उत्तर भारत से आने वाले मानसून, पश्चिमी विक्षोभ से आने वाले मानसून, वो अलग है। और ये नॉर्मल बारिश किस तरह से होती है ये वो चीज है। ठीक है, उसे हम पढ़ेंगे जब भारत का मानसून देखेंगे। तो यहाँ पर बारिश के तीन प्रकार हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तीन वर्षाओं को समझने वाले हैं। संवहनीय धाराओं को मैंने समझाया था जब हमने कटिबंध देखे थे, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब देखो प्रॉब्लम वही है, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, यदि आप शुरू से सारी क्लासेस को देखते जा रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा क्लियर होंगे कि मुझे दोबारा से वो दोहराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे इसलिए थोड़ा सा दोहराना पड़ता है संक्षेप में, शॉर्ट में, जिससे कि कोई नया स्टूडेंट है तो वो देख रहा है तो उसको कंफ्यूजन ना हो। तो शॉर्टकट में बता देता हूँ संक्षेप में। संवहन क्या होता है, संवहन का मतलब होता है जो हवा है अगर वो गर्म होगी तो गर्म हवा का प्रसार होगा। और कैसे होगा, गर्म हवा हल्की हो जाएगी तो वो ऊपर की तरफ उठेगी और ऊपर से खुल के निकलेगी। ठीक है, उसका स्थान घेरने के लिए, क्योंकि गर्म हवा ऊपर की तरफ उठी तो नीचे वाला स्थान खाली हो गया, तो ठंडी हवा उसके पास आ जाती है, मतलब ठंडी हवा नीचे आ जाती है। तो ध्यान रखना है, ठंडी हवा नीचे आएगी, गर्म हवा ऊपर उठेगी, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी चीज, हवा कैसे चलती है हमेशा, ठंडे से गर्म की तरफ, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ, इसे डिटेल में समझाया हुआ है। तो हवा ठंड से गर्म की तरफ चल रही है, गर्म हवा ऊपर उठी, ठंडी हवा में स्थान आके नीचे घेर लिया, बस ये प्रोसेस है। तो जब हवा ऊपर उठती है गर्म हवाएं, तो इसको बोलते हैं ऊपर उठ जाए और उसके साथ जलवाष्प भी ऊपर उठे, तो हम इसको बोलते हैं संवहन की क्रिया है। संवहन, संवहन क्या है, दोबारा से इस बारिश के लिए संवहन समझ लें केवल। संवहन क्या, जो हवा है वो गर्म हुई, गर्म हुई तो कैसे गर्म हुई, जो विषुवतीय क्षेत्र है, डोलड्रम का क्षेत्र है, डोलड्रम का क्षेत्र क्या होता है, 0 डिग्री के आसपास, 0 डिग्री अक्षांश के आसपास विषुवत भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास वाला क्षेत्र। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डोलड्रम का क्षेत्र। उस क्षेत्र में सामान्यतः वर्ष भर बारिश पड़ती है, पूरे साल बारिश पड़ती है, और दोपहर के बाद लगभग 2 से 4 बजे के बीच में यहाँ पर नॉर्मली बारिश होती है। ठीक है, कहाँ पर, भूमध्य रेखा के आसपास। अब ये जो पूरे साल रोज रोज बारिश हो रही है लगभग में, और दोपहर के बाद बारिश हो रही है विषुवत क्षेत्र में, डोलड्रम वाले क्षेत्र में, तो ये हो क्यों रही है, संवहनीय धाराओं की वजह से। संवहनीय धाराओं की वजह से, दोबारा समझें, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास इस डोलड्रम वाले क्षेत्र का तापमान कैसा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है। वो जब बहुत ज्यादा गर्मी है तो निम्न वायु दाब बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गर्म हवा होने की वजह से ऊपर उठती है। और जो समुद्र के आसपास वाला क्षेत्र है वहां सब जगह से क्या होता है, जल वाष्प भी ऊपर उठती है, हवा के साथ साथ जल वाष्प ऊपर उठेगी। जब ऊपर चली जाएगी, ऊपर का टेम्परेचर कैसा है, ठंडा है, ऊपर ठंड है, नीचे गर्मी है, गर्मी से तो वो भाप बन गई, ऊपर उठ गई, हमें दिखाई नहीं देती है, वो मैंने लास्ट क्लास में समझाया है कि दिखाई नहीं देती है, क्यों नहीं देती है, कैसा है, क्या है, लास्ट क्लास को देखना सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल नीचे गर्म है, भूमध्य रेखा के आसपास पृथ्वी सबसे ज्यादा गर्म होती है। जब ये गर्मी बहुत ज्यादा है इक्वेटर के पास में, तो वहां से गर्म हवाएं ऊपर उठी, साथ में जल की वाष्प ऊपर उठ गई उन हवाओं के साथ में, ऊपर पहुंची तो क्योंकि ये खुली हुई हवा थी, ऊपर पहुंची तो ठंड है, हवा क्या करेगी, सिकुड़ेगी, उसका पानी भी क्या होगा, सिकुड़ेगा, जिससे संघनन की क्रिया होगी। संघनन की क्रियाओं से क्या होगा, वहां बादल बन जाएंगे और बादलों में पानी भर जाएगा, मतलब समझ गए। तो संवहनीय धाराओं से काले कपासी वर्षा मेघों का निर्माण होता है। काले कपासी वर्षा मेघ बन गए क्योंकि ठंड हुई, ठंड की वजह से जो खुली हुई हवा थी, खुले हुए जलवाष्प थी, वो सिकुड़ के पानी की बूंदें बन गई, इकट्ठा हो गया, बादल बन गया। और वो बादल जैसे ही उसका घनत्व ज्यादा हुआ, डेंसिटी ज्यादा हुई, पानी ज्यादा भर गया उनमें,
तो वो क्या होगा, फिर से नीचे गिर जाएगी। तो यही प्रोसेस पूरे साल चलता है। दिन, पूरे दिन का प्रोसेस बता रहा हूं कि क्या होगा यहाँ पे समझना। ये समुद्र है, 0 डिग्री के आसपास की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी का ये वाला क्षेत्र है, ये 0 डिग्री के आसपास वाला। यहाँ से ऊपर उठी हवाएं, ऊपर उठी हवाएं, ऊपर उठ रही हैं, जलवाष्प ऊपर जा रही है, यहाँ से बादलों का निर्माण हो रहा है। तो दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो हवाएं ऊपर उठती हैं गर्मी की वजह से, यहाँ ठंडी हुई, बादल बने, बादल भर गए क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा है इनका, ये वापस बारिश कर देते हैं शाम के टाइम में, फिर बारिश होगी, ये खत्म, फिर प्रोसेस, ये रोज प्रोसेस चलता रहता है, रोज। तो इसी को बोलते हैं संवहनीय वर्षा, ठीक है। पर्वतीय वर्षा क्या होती है? पर्वतीय वर्षा को आप समझ लें, पर्वतों के ढालों पर अवरोध के कारण दो तरीके से होती है। पर्वतीय, पर्वत कैसे होते हैं? ये पर्वत है, ठीक है, इधर से बादल आया, बादल आया तो यहाँ पर या तो ये टकरा जाएगा, यहीं बारिश कर देगा, या फिर क्या होगा, हवाएं इसको ऊपर उठा के ले जाएंगी। जब हवाएं ऊपर उठा के ले जाएंगी तो ये यहाँ तक बारिश करेगा। तो पर्वतों पर क्या होता है, जितनी हाइट पर चलते चले जाते हैं उतनी ही ज्यादा बारिश होगी, ठीक है। तो वो समझ लें कैसे। ये पर्वत है हमारा, यहाँ पर बना के दिखा दिया है, इसको बोलते हैं हम पवनाभिमुख ढाल। अभिमुख, ये भय बना हुआ है, ये है पवनाभिमुख ढाल। तो इसका मतलब है जिधर से पवन आ रही है, जिधर से हवा आ रही है, वो वाला ढाल, अभिमुख ढाल, उसकी तरफ वाला, हवा की तरफ वाला। ये है विमुख, विमुख का मतलब है पीठ के हुए, उसके विपरीत वाला, ठीक है। यदि हिंदी नहीं पढ़ी है तो देख लेना हिंदी के शब्दों को। ये जहां से हवा आ रही है वो वाला ढाल है, ये उसकी दूसरी साइड वाला ढाल है। तो जब हवाएं आई, जलवाष्प युक्त वायु, यहां से समुद्र है इधर की तरफ, यहां से हवाएं चली, यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ी, क्योंकि पर्वत आ गया तो हवाओं को तो चलना है, ऊपर की तरफ बढ़ी, रुद्धोष्म प्रक्रिया से ऊपर जाते जाते कैसी हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। जब ठंडी हो जाएंगी तो संघनन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा, क्यों बार बार नहीं बताऊंगा, पहले सब कुछ बता दिया। रुद्धोष्म प्रक्रिया क्या है, संघनन क्या है। तो गर्म हवाएं हैं, ये ऊपर उठी, रुद्धोष्म प्रक्रिया होगी, हवाओं का ऊपर बढ़ना, संघनन हो जाएगा, संघनन का मतलब पानी इकट्ठा हो जाएगा, पास आ जाएंगे अणु, बादल बन जाएंगे, बादल बने तो यहाँ इससे ढाल से टकराए, जहां जहां टकराएंगे वहां वहां पर ये बारिश कर देंगे, ठीक है, ध्यान से समझिए। दूसरी चीज, अगर बादल पहले से ही बने हुए हैं, वो इसकी तरफ आ रहे हैं, तो जहां जहां पर्वत पड़ेगा वहां वहां बारिश कर देंगे, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लेना, भारत के मानसून में ये बहुत ज्यादा काम आता है। क्यों आता है बता देता हूं। जब हम आते हैं अरावली रेंज पर, तो राजस्थान में बारिश नहीं होती है, क्यों? हमारे दिल्ली से लेकर ये ऐसे करके श्रेणी पड़ती है अरावली, अरावली की पहाड़ियां, ये हमारे यहाँ से अरब सागर से बारिश आती है, मतलब बादल आते हैं, और अरब सागर से बादल आकर इधर से निकल जाते हैं, इसके इधर वाली साइड से, और यहाँ पर इस भारत में बारिश कर देते हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, इस सब जगह। लेकिन ये वाला क्षेत्र बच जाता है, पहाड़ों के इधर बारिश हो गई है, ऐसे ये समांतर श्रेणी है तो पहाड़ों के इधर तो बारिश होगी, लेकिन ये वाला क्षेत्र बच गया। इसको हम बोलेंगे, इधर वाला क्षेत्र क्या बना, ये मरुस्थलीय क्षेत्र। दूसरा, हम जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो यहाँ पर हमारी रेंज है, कौन कौन सी रेंज है? अन्नामलाई की पहाड़ी, डोडा बेटा, ये नीलगिरी की पहाड़ी, ये सब। तो यहाँ से जब ये इस तरीके से पहाड़ियां हैं, यहाँ से जब बादल आते हैं, बारिश यहाँ पर टकराते हैं, बादल आया, इससे टकराया, बारिश हो गई, पानी गिर गया, ठीक है, तो यहाँ पर तो बारिश कर देता है। बाकी कुछ बादल यहाँ से चले जाते हैं, बाकी सारे बादल इधर से आ जाते हैं, ध्यान समझना इसको, इधर से आगे। तो जब बादल इधर से आगे, तो यहाँ पर इनको बीच में कोई पड़ ही नहीं रहा, सीधा सीधा यहाँ आकर बंगाल की खाड़ी के ऊपर आकर यहाँ पर क्या पड़ रहा है, मासिन राम और चेरापूंजी। तो ये सारे बादल इससे टकरा जाते हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना सारा पानी भरा हुआ जा रहा है, यहाँ पर सारा टकराएगा तो क्या करेगा, बारिश करेगा। इसलिए मासिन राम चेरापूंजी में विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब यहाँ की बात आती है, तो यहाँ पर बारिश, ये बादल टकराए, इधर बारिश कर दी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है तो यहाँ पर बादल नहीं टकराए, तो यहाँ पर बारिश नहीं होती है। क्वेश्चन होता है, गर्मियों से वर्षा कहाँ पर भारत में नहीं होती, गर्मियों वाली बारिश, ये दक्षिण पश्चिम मानसून वाली है, तो तमिलनाडु के वृष्टि छाया क्षेत्र में। तो जो पहाड़ है, पहाड़ के पीछे का क्षेत्र जहां पर बादल नहीं पहुंच पाएगा, उस क्षेत्र को बोलते हैं हम वृष्टि छाया क्षेत्र। तो यहाँ पर बारिश नहीं होती। यहाँ पर बारिश कैसे होती है, लौटते मानसूनों से। तो इसको भारत के मानसून में समझाने वाला हूं, फिलहाल अभी इसको समझ लें। तो बादल इधर से आए, इस पहाड़ से टकराएंगे, कुछ ऊपर उठ जाएंगे,
यहाँ पर ऊपर बारिश करेंगे, कुछ इस पहाड़ से टकरा कर बारिश करेंगे। जो जहां पर बादल नहीं आ रहे हैं उस वाले ढाल को हम बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, और इसमें बारिश नहीं होती है। ना होने का कारण यही है क्योंकि ये कैसा है, पवना विमुख ढाल है। तो ये पर्वतीय वर्षा होगी। तीसरी वर्षा है चक्रवाती वर्षा। चक्रवातों की पूरी क्लास ही मैंने अलग ली है कि चक्रवात क्या होते हैं। निम्न वायुदाब अंदर होता है, उच्च वायुदाब बाहर होता है। प्रति चक्रवातों में उल्टा होता है। उत्तरी गोलार्ध में ये क्या, किधर चलते हैं चक्रवात, दक्षिण गोलार्ध में कहाँ चलते हैं, ये सब पूरा डिटेल में चक्रवातों की क्लास में समझाया हुआ है। तो चक्रवात होते क्या हैं, संक्षेप में बता देता हूं। जब दो तरह की हवा मिलती हैं, ठंडी और गर्म, तो दोनों हवाएं आपस में टकराती हैं। गर्म हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी। ठंडी हवा क्या होगी, नीचे आ जाएगी इसके। तो ये दोनों के टकराने से क्या होगी, सामान्य बारिश नहीं होगी, आंधी तूफान चक्रवात इस तरीके से माहौल बनेगा। तो उसी माहौल को हम बोलते हैं चक्रवाती वर्षा। तो विपरीत प्रकृति की वायु के अभिसरण मिलने के कारण, मतलब विपरीत गर्म हवा है और ठंडी हवा है। गर्म हवा कैसी होती है, आर्द्र होती है, पहले समझाया हुआ है। ठंडी हवा कैसी है, शुष्क है। ये हल्की है और ये कैसी है, भारी है। ये हवा हल्की है गर्म, और ठंडी हवा कैसी होती है, भारी, ये पहले ही बताया है। तो ये जो जब दोनों हवाएं टकराएंगी आपस में, तो ये मिलने पर क्या होगा, गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी और ठंडी हवा इसके नीचे आ जाएगी। और जब तक ये आपस में पूरी तरह मिक्स नहीं हो जाती, तब क्या क्या होती है, आंधी तूफान के साथ में बारिश होती है। और इसी बारिश को हम बोलते हैं चक्रवाती या वाताग्री। वाताग्री का मतलब ये होता है, वाताग्र का मतलब चक्रवाती वर्षा। ठीक है, तो वर्षा के प्रकार हमने समझ लिए हैं, इसको छोड़ दें आप। ये क्या था, वर्षा के प्रकार समझ लिए। इसके अलावा बादलों का वर्गीकरण हमने समझ लिया, बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है। वर्षा और बादल को हमने आज समझा इस क्लास में। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो कमेंट में पूछना, और अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके रखें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको क्लास का मिल जाए। बाकी ये PDF आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वहाँ पर देख लीजिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।